हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास यानी जो भारत का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है कंटिन्यू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ, और फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने जो एक्ट पारित किए थे, तो 1773 का जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का एक्ट है, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, हमें पता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में, यानी 26 नवंबर 1949 को 49 को भारत का जो संविधान था वो बन के पूरी तरह तैयार हो गया था। लेकिन भारत में इसको अप्लाई यानी लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये तो था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन हम चलते हैं अब 300 साल पहले, यानी हम चलते हैं सन 1600 ईस्वी के पास, जब अंग्रेज़ भारत में आए थे। क्योंकि संविधान का विकास तभी से होना शुरू हो गया था। यानी जो भारत में उन्होंने पहले देखिए क्या था कि अंग्रेज़ जब भारत में आए थे सन 1600 ईस्वी में, तो उस टाइम 1608 में आया था आपका हॉकिंस। वो अपना हेक्टर नामक जहाज़ से उतरा था हॉकिंस। तो उस टाइम उनका इरादा था व्यापार करने का भारत में। तो वो जहांगीर के दरबार में गया था। जेम्स प्रथम उस समय ब्रिटिश सम्राट थे, उनका लेटर लिख गया था। तो उसका इरादा था व्यापार करने का। लेकिन जब वो भारत में आए तो 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 150 साल तक उन्होंने सिर्फ व्यापार किया। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो उनका मतलब भारत में जो क्षेत्र थे उन पे अच्छी खासी उनकी पकड़ हो गई थी, वहाँ पे उनका प्रशासन चलता था। और वहाँ पे उन्होंने समय समय पे कई सारे एक्ट पारित किए। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र पड़ी कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वो अच्छा खासा मुनाफा उठा रही है यहाँ से, भारत से। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कंपनी के थ्रू यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत के जो राज्य थे कंपनी के अंडर में, उस पर धीरे धीरे अपना प्रशासन करने लगी। और समय समय पे कई सारे एक्ट उन्होंने पारित किए और यहाँ की जनता को अपना गुलाम बनाया और धीरे धीरे यहाँ से बहुत सारा धन लूटा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं डिटेल में। देखिए, जो भारत था उस पर जो एक्ट पारित करते गए वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत पे शासन कर रही थी, तो वो टाइम था 1853 का। लेकिन जैसे ही 1857 की जो क्रांति हुई, प्रथम जो स्वतंत्रता क्रांति हुई थी भारत की, उसके बाद 1857 में वो क्रांति हुई, फिर क्रांति को उन्होंने दबा दिया। फिर 1858 से डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल अप्लाई करने लगी। तो 1858 से लेके और 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, तब तक 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इस पे रूल किया भारत पे। और उससे पहले यानी 1858 से पहले कंपनी के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी भारत पे। तो अब हम देखते हैं कि शुरुआत से इसको समझते हैं हम कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे अंग्रेज। महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने एक चार्टर पारित किया था और मतलब भारत में वहाँ के व्यापारियों को, इंग्लैंड के व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिया। तो वो 1600 ईस्वी में भारत आए। तो उस समय कंपनी का सिर्फ पर्पज़ ये था कि भारत में वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन 1765 में, 1600 में आए, आप देख पा रहे हो, 1765 में 150 यानी 165 साल बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे राजस्व दीवानी यानी न्याय का जो अधिकार है उन्होंने वो प्राप्त कर लिया, जो कंपनी आई थी उसने। तब से कंपनी की जो है भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी 1600 में वो आए, लेकिन 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे क्षेत्रीय अधिकार यानी वहाँ ये 3 क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहाँ का न्याय अधिकार और वहाँ पे अपनी जो फोर्सेस थी वो सब लागू कर दी। उसके बाद वहाँ पे यहीं 1765 से उनकी क्षेत्रीय शक्ति यानी जो क्षेत्र पे अपनी कंट्रोल है वो मजबूती, क्षेत्र पे अपना प्रशासन उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो उन्होंने भारत में एक्ट पारित किया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो प्रथम एक्ट था कंपनी के थ्रू भारत के उपनिवेश पे। फिर उसके बाद उन्होंने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। अब ये कंपनी के थ्रू शासन चल रहा है। चार्टर एक्ट 1793 में आया, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। लेकिन 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया, उसके कारण कंपनी के जो पावर हैं उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 से अपना अधिनियम पारित करने लगी भारत में, और 1947 तक डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भारत कंट्रोल में चलता रहा।
तो हम बात करेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 की, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, तो उस अधिनियम के तहत क्या क्या रूल थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला तो ये था कि जो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये उस टाइम के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ, उनके द्वारा एक सीक्रेट कमेटी यानी गुप्त समिति स्थापित की गई थी, उसकी सिफारिश पे ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। देखिए, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब 173 साल हो चुके थे इस बात को। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसकी नज़र पड़ चुकी थी कि जो कंपनी है वही भारत में व्यापार कर रही है, क्योंकि कंपनी में जो लोग थे वो प्राइवेट लोग थे, क्योंकि उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं था कि उनको हिस्सा दो या छोटा मोटा टैक्स देते रहे होंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि ये कंपनी जो है, कंपनी के जो बंदे हैं, ये अपना वहाँ से जो भी है व्यापार कर रहे हैं, लूट रहे हैं या जो भी कर रहे हैं और अपना मुनाफा कमा रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने थ्रू मतलब कंपनी पे हम नियम अप्लाई करें और मतलब कंपनी को अपना अधीन बना लें और एक सीमित उन्हें पैसे दें, बाकी का जो है वो ब्रिटिश खजाने में आए। तो इसके लिए सन 1773 में ये एक्ट पारित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पहला प्रयास था कि जो भारत में कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं उन पर शासन सिर्फ कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं है, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उन क्षेत्रों में कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला प्रयास था इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो प्रशासन की देखरेख करने के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं स्थापित की गईं। पहला निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा हितधारकों का मंडल यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और सबसे खास बात है कि इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई, यानी जो बंगाल का अभी तक गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का गठन भी कर दिया गया। उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी ये कह सकते हो आप कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। अच्छा, इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन हो गए। पहले लेकिन ऐसा नहीं था। पहले जितने भी प्रेसिडेंसी थी यानी जितने भी उपनिवेश थे भारत के, उन सब के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए मद्रास और बम्बई के गवर्नर। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो चीफ मतलब मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जज था उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर बैन लगा दिया गया। फाइनली आप ये कह सकते हो कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले यानी 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रीडम के साथ भारत में व्यापार कर रही थी। लेकिन 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अब उसने कैप्चर कर लिया था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जितना भी व्यापार करती, जितने भी अपने सैनिक हैं, राजस्व नागरिक हैं, जो भी मामला है उनका, उसकी जो जानकारी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1773 से पहले ऐसा नहीं था। यानी 173 साल यानी 1600 ईस्वी से लेके 1773 ईस्वी तक यानी 173 साल तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फुली फ्रीडम के साथ भारत में व्यापार किया था। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसने कमांड कर दी किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अपनी कमांड स्थापित की थी। फिर 1784 में यानी पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 में। वो सेकंड एक्ट था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के उपनिवेश पे उस नियम को लागू करने लगी। तो बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। देखो, जो ये एक्ट था ब्रिटिश संसद में उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्हीं के नाम पे इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। तो इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक मामले थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। मतलब ये कह सकते हो आप कि जो कंपनी में व्यापारिक क्रियाकलाप थे उनका जो कंट्रोल था, उनका जो नियंत्रण था वो निदेशक मंडल को दे दिया गया
और कंपनी की जो राजनीतिक या प्रशासनिक क्रियाकलाप थे, यानी जैसे सैनिक से संबंधित डिटेल हुआ, राजस्व संबंधित डिटेल हुआ, इन सब का कंट्रोल जो है वो नियंत्रक मंडल को दे दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। तो जो नियंत्रक मंडल स्थापित किया गया सन 1784 एक्ट के तहत, ये 6 सदस्यों की एक टीम थी। इसकी नियुक्ति जो इनमें जो 6 सदस्य थे, मेंबर थे, उनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। यानी आप इनडायरेक्टली घुमा के बात ये कह सकते हो कि जो 1784 का एक्ट आया था उसमें उसके थ्रू जो नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से था, लेकिन जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए जो नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, उसके थ्रू जो ब्रिटिश सम्राट है उसका कंट्रोल हो गया, क्योंकि उनके जो मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल के जो मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, उनको तो ब्रिटिश सम्राट ही चूज करता है। तो ये कह सकते हो ब्रिटिश सम्राट जो है उसके थ्रू कंपनी पे राजनीतिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों का अधिकार हो गया था ब्रिटिश सम्राट का। अब इस प्रकार ब्रिटिश जो भारतीय उपनिवेश थे, यानी भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो क्षेत्र थे, यानी कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, उन पे 2 शासक हो गए, कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल यानी ब्रिटिश सम्राट जो था। ये जो स्थिति है 1858 ईस्वी तक बनी रही। अच्छा, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या 4 थी, लेकिन उनको कम करके अब कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। यानी कंक्लूजन ये है इस एक्ट का, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका कंक्लूजन यानी सारांश ये कह सकते हो आप कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको भारत में कंपनी के जो कार्य हैं और इसका जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अब पूरी तरह से फुली कंट्रोल कर रही थी कंपनी के काम को। जो कंपनी जितना भी काम कर रही है कहाँ पे, भारत में जो भी उसके अधीन क्षेत्र हैं उन पे। तो फ्रेंड्स, ये था भारत के संवैधानिक विकास से इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक, और अगले जो 1786 का जो एक्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो जितना हमने अभी तक डिस्कशन किया, इससे कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, उनको हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो टोटल टॉपिक है वो रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शंस हैं बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, सूरत। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो स्थापना हुई थी सूरत में हुई थी। देखिए 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो भारत के सूरत बंदरगाह पे अपना जो जहाज है हेक्टर, उसको लाने के साथ, यानी उसके साथ आने के साथ ही उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था भारत में। और जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज़ भी यही था, विलियम हॉकिंस, क्योंकि जेम्स प्रथम जो था वहाँ का सम्राट जो था वहाँ का, ब्रिटिश सम्राट, उसका ये लेटर लेके आया था जहांगीर के लिए। तो जहांगीर ने इसका भव्य स्वागत किया और हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, विलियम हॉकिंस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हमने देखा जैसा कि पहले जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत हमने देखा बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी बंगाल के गवर्नर को। तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1919, 1774, 1908, 1784। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय खोला गया था। तब इसे कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना हुई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं 1773, 1784, 1786, 1793। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत नियंत्रक मंडल की स्थापना कर दी गई थी। इसका मतलब क्या था नियंत्रक मंडल का? यानी आप कह सकते हो इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये था कि जो कंपनी थी उसका प्रशासन भारत के छोटे छोटे राज्यों पे था, उपनिवेशों पे था। तो उसका कंपनी का जो व्यापारिक मामला था और प्रशासनिक मामला था उनको 2 भागों में बांट दिया गया। व्यापारिक जो मामला था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक बोर्ड कंट्रोल करता था, और प्रशासनिक जो मामला था उसको नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया, यानी ये अब उसे कंट्रोल करेगा। तो ये था भारत के संवैधानिक विकास के 3 टॉपिक, यानी भारत का जो संविधान था उसका विकास कैसे हुआ,
ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, तो फिर कंपनी आई तो कंपनी ने व्यापार किया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब कंपनी के व्यापार पर नज़र पड़ी जो भारत में व्यापार कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला एक्ट कब पारित किया, यानी जो कंपनी का एकाधिकार था वो कब छीना, यानी पहले 1773 का एक्ट पारित किया, फिर 1784 का एक्ट पारित किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पे कंट्रोल काफ़ी अच्छा खासा हो गया। अब नेक्स्ट जो वो चार्टर एक्ट पारित करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो है 1793 का। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके आय की जो डिस्कशन है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।